हाँ जी, तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका इमर सर के दूसरी वीडियो में। ये मेरे चैनल की बेसिकली दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो आज हम ये बिजनेस स्टडी इन कॉमर्स चैप्टर का जो क्लास 11th का चैप्टर 1 है उसका पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स के बारे में, ठीक है बच्चों। अब कॉमर्स को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो है ट्रेड और क्या है बच्चों, एड्स टू ट्रेड। ट्रेड दिख रहा है बच्चों, ट्रेड एंड द अबर एड्स वाला टू ट्रेड वाला, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया। समझ गए बच्चों? अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर खोल लीजिए, मैं बता रहा हूँ पेज नंबर। ये है आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 16 नए एडिशन का, ठीक है बच्चों। ठीक है, बढ़िया। अब ट्रेड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये थोड़ा कंजेस्टेड सा हो रहा है, मैं भी ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड जस्ट रुकिए। ठीक है बच्चों, साफ है? बिल्कुल साफ है कि नहीं बताओ? तो ट्रेड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल क्या होता है? जो हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है। इंडिया में इंटरनल ट्रेड का जैसे कि मतलब इंटरनल जो इंडिया के अंदर ही हो रहा है फिलहाल, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट्स होते हैं, गेस करो क्या है? तुम्हारे पास तो एनसीईआरटी खुली हुई है ना, क्या होते हैं? होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेल एंड रिटेलर का मतलब क्या होता है कि जो सामान होलसेल में सप्लाई करता है, जो बल्क में प्रोवाइड करता है, उस पर हैवी डिस्काउंट देता है। जैसे कि मान लीजिए एप्पल जो है वो कंपनी है, वो कंपनी किसी होलसेलर को अपने प्रोडक्ट्स ह्यूज बल्क में प्रोवाइड करती है और ह्यूज डिस्काउंट देती है। फिर जो होलसेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स को थोड़े मतलब अपना मार्जिन निकाल के रिटेलर को देता है। जैसे कि हमारे पास में एक दुकान है भैया, छोटी सी दुकान है जिनकी, वो हमें थोड़ा बहुत सामान दाल वाल चावल चिप्स वगैरह देते हैं, तो वो किसी होलसेलर से जाके सस्ते भागों पे सामान लेके आते हैं और हमें बेचते हैं। तो ये हो गया होलसेलर एंड रिटेलर, ये हो गया हमारे पास इंटरनल ट्रेड, खत्म खलास, ठीक है। अब हम आते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड पे। एक्सटर्नल ट्रेड के तीन पार्ट्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली कि बाहर से देशों से हमारे यहाँ पे सामान आ रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे हमारे टेस्ला जो है, हमारे एलन मस्क जो है बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं टेस्ला को इंडिया में लाने। उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट को कहा कि मैं टेस्ला यहाँ पे बेचूंगा, बस यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा, मैं बाहर के देशों से सप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं टेस्ला को यहाँ पे। तो हमारी देश की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैं अगर टेस्ला यहाँ पे बेचनी है तो फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से सामान बाहर के देशों में भेज रहे हैं, समझ रहे हो बच्चों? यहाँ से हमारे देश से बाहर के देशों में सामान जा रहा है। अब एंटरपोर्ट, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हम सुनते रहते हैं। एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर के देशों से हमारे देश में सामान आ रहा है बाहर जाने के लिए ही, समझ रहे हो? बाहर के देशों से हमारे देश में सामान आ रहा है बाहर जाने के लिए ही। समझ में आया? नहीं है तो वापस बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गया? तो ये हो गया हमारे पास ट्रेड का इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट, खत्म। तो इसके बाद हमारे पास अब आता है एड्स टू ट्रेड।
ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 8 से 2। उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ना भूल गया, जो हमें पढ़ना था, इंपॉर्टेंट है वो भी है, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमने बिजनेस एक्टिविटी पढ़ी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स लास्ट वीडियो में आपने देखा ना, तो वो तो बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वो क्या होते हैं? पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है बेसिकली हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उसमें पहला क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है बेसिकली बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस हम पैसे के लिए करते हैं, बिजनेस करने से हमें पैसा मिलता था, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, दूसरा, बिजनेस जो है बेसिकली, बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका? वो तो गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब बिजनेस में आपको पहले गुड्स कहीं से खरीदने पड़ते हैं या फिर खुद प्रोड्यूस करने पड़ता है, ताकि आप किसी कंज्यूमर को बेच सको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब बिजनेस में आप तभी करोगे ना जब आपके पास माल होएगा, रॉ मटेरियल होएगा, आप सामान कहीं या तो बनाओगे या फिर किसी से बना बनाया सामान खरीदोगे, ताकि आप और लोगों को बेच सको। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है क्या होता है बच्चों? सेल्स। अब आपका बिजनेस में आपने बिजनेस खड़ा कर लिया, गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, बिकने भी तो जरूरी है, बिकेंगे तभी तो पैसा आएगा फिर आपके पास। सेल्स ऑफ द गुड्स, आपने जो गुड्स बनाए हैं या किसी से खरीदे, हमको बिकेंगे तभी तो पैसा आएगा, फिर आप आगे और काम करोगे। अगर बिक ही नहीं रहे तो बिजनेस बंद करो भाई, क्या दुगला बनाए, बंद करो। ठीक है, चौथा है डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। अब आपके धंधे में क्या होता है कि अगर मैंने मान लो रेडियो अपने घर का पुराना पड़ा हुआ बेच दिया किसी को, ठीक है, अब मैंने रेडियो बेचा, अब ऐसा तो है नहीं मैं रेडियो रोज बेच रहा हूँ, बहुत सारे रेडियो उड़े भाई, एक एक करके बेचो भाई, निकालो, तो रोज रोज तो हो नहीं रहा, मैंने एक बार बेच दिया, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहला सकती है, क्योंकि वो रोज रोज नहीं हो रही है। बिजनेस में क्या होता है कि रेगुलर आपको गुड्स बेचने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं, ठीक है, बेचने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, तो वो रेगुलर बेसिस में अगर हो रहा है तभी हम उसे बिजनेस कह सकते हैं, वरना उसे कोई अधिकार नहीं है बिजनेस कहलाने का। ठीक है भाई बहनों, पांचवा क्या होता है? प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भाई ज़्यादा मतलब वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चल सकता है, ये सीधी सीधी बात है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपका बिजनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है, ये सीधी सीधी बात है। अननेसेसरी आप मुकेश अंबानी जी की औलाद हो, ठीक है, तो वो नहीं चल सकता है। छठा जो कि होता है छठा जो होता है वो होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि क्या आपका बिजनेस जो है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपको वही पैसा वापस दे पाएगा, अगर है ना बात होती है कि नहीं। अगर आप मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इतना प्रॉफिट कमाए लोगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है कि इस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम इतना प्रॉफिट निकालें ताकि हमारे ये एक्सपेंसेस निकल जाएं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सातवां होता है वेरी इंपॉर्टेंट सातवां, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क प्लेज अ वेरी बिग रोल एक्चुअली, ओके, यू नो दैट रिस्क जो है वो हमें लॉस की तरफ पे भी ले जा सकता है। ठीक है, वो क्यों होता है?
क्योंकि भाई वो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देख लो अगर किसी कोई बिजनेस फैशन का है, फैशनेबल आइटम्स का है, एकदम से फैशन चेंज हो रहा है। देखो आजकल के ज़माने में सेकंड पे फैशन चेंज होता रहता है ना, आप समझ रहे हो ना, जैसे ठीक है समझ जाओ बस। फैशन ज़रा सेकंड पे चेंज होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको समय के साथ साथ अपनी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, शौक बदलने पड़ते हैं, ज़माने के साथ चलना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है फैशनेबल आइटम जैसे कि, ठीक है। अब कंज्यूमर का फूड का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको बदलना पड़ता है कि मेरा टेस्ट भी इसके हिसाब से बदल जाए, समझ रहे हो। तो ये बात होती है, अपने कंपटीशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपकी कंपटीशन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ें बदल रहा है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है कि कंपटीशन क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब ये, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया। अब हम वापस अपने उस पार्ट पे आते हैं जो कि है एड्स टू ट्रेड। ठीक है बच्चों, क्या है वो, एड्स टू ट्रेड। आ जाओ। क्या होता है बच्चों, एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, एड्स क्या होती है, हेल्प। ट्रेड को हेल्प कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है बच्चों। पहला आप लोग गेस करेंगे, मैं बताऊं, चलो मैं ही बता देता हूं। ये रिस्क है, देखो फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बिजनेस में क्या होता है, आपको ट्रेड करना पड़ता है, जो कि है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स ऑल्सो, ठीक है। तो बिजनेस में जब आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स कर रहे हो, तो आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आपका माल कैसा आएगा, ट्रांसपोर्ट की मदद से आएगा, तो ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन, एक डीलर और बायर के बीच में जो हेल्प होती है, जो मतलब फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी थ्रू ईमेल व्हाट्सएप जिसके थ्रू कांटेक्ट करते हैं, वो कम्युनिकेशन के फॉर्म में आ जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ट्रेड को हेल्प कर रहा है। ट्रेड को, जैसे अगर मेरा फूफा आज वहाँ पे लंदन में बैठा हुआ है, तो लंदन में मुझे कॉल करना पड़ता है, तो वो कम्युनिकेशन हो गया, तो मुझे हेल्प मिल रही है। फूफा से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ना उनसे मतलब वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो हमारी डील हो रही है, समझ रहे हो ना, हमारी डील हो रही है कि है ना, मैं बताऊँगा नहीं, छोड़ो चलो, कुछ नहीं, कुछ और निकलने वाला था मुँह से, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि दूसरा क्या है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर आपके पास फंड्स होना, यानी कि पैसे होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो रॉ मटेरियल वगैरह, फर्नीचर, एक परफेक्ट बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हो, पैसा बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। मनी प्लेज अ बिग रोल एक्चुअली इन टुडेज वर्ल्ड एक्चुअली, बिकॉज मनी कैन एक्चुअली बाय द इमोशंस, ज़रूरी नहीं है पर। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, बैंकिंग एंड क्या, फाइनेंस। बात तो सच है यार, पैसा इमोशन तक खरीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे के पीछे लड़ाइयाँ होती है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस बेसिकली होता क्या है कि एक बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए कि पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, फंड्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और बैंक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बैंक लोन देता है और बहुत काम करता है और हमसे काटता है इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तीसरा होता है इंश्योरेंस। Insurance basically plays a very big role actually. You know that why? Because हमें अपने गुड्स की सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मेरे फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई हैं और गलती से आग लग जाती है, तो फिर गलती से है ना, अगर लगे ना वैसे तो फिर अगर लग जाती है तो उसका मुझे इंश्योरेंस करा करना पड़ता है, क्योंकि पैसे कौन देगा फिर, क्योंकि मशीनें भाई बहुत महंगी आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सारी चीज़ों का इंश्योरेंस करा के रखना पड़ता है, बिजनेस प्रॉपर्टीज़ का और बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस हमें करा के रखना पड़ता है। तो इंश्योरेंस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट।
इंश्योरेंस बेसिकली हमें प्रोटेक्शन देती है सारे केसेस में, सारे लॉसेस डैमेज वो कवर कर सकती है, तो इसीलिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चौथा क्या है हमारे पास, बताओ, बता रहे ना, बता रहे हो? चौथा होता है हमारे पास वेयर हाउसिंग। अब बिजनेस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपने गुड्स बहुत सारे बना लिए, अब एकदम से सारे गुड्स बिकने नहीं वाले ना, तो आपको गुड्स एक जगह रखने पड़ते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी तब ये ले गुड्स पहले निकालोगे। जैसे कि हल्दीराम, ठीक है, हल्दीराम के जो हमारे पास पैकेज फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, मिनट खाना वाले, याद है वो मिनट खाना जो उनकी है ना, तो जो मैं भी यूज़ भी करता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को पहले महीनों पहले बना कर रख लेते हैं और एक सेंट्रलाइज स्टोरेज में उनको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज स्टोरेज में स्टोर करने के बाद जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो वो एकदम से निकाल देते हैं, है ना। तो हमारा भी जैसे एक गोदाम है, गोदाम के अंदर हम पहले से माल रख देते हैं, फैक्ट्री से माल निकाल के हम रख देते हैं पहले से कि जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम निकाल दें। तो वेयर हाउसिंग इज अ वेरी बिग रोल, जहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट्स को जो हमारे हैं उनको हम एक सेंट्रलाइज जो टेम्परेचर चाहिए होता था कि वो खराब ना हो वहाँ पे रखते हैं। तो वेयर हाउसिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल। पांचवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल ये बहुत गलत काम भी करते हैं, एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो एडवर्टाइजिंग करनी ही पड़ती है, देखिए बेसिकली, है ना। अब जैसे कि मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा कि मुझे एडवर्टाइजिंग क्यों पसंद नहीं है एक तरह से, और एक तरह से पसंद भी है। क्योंकि होता क्या है कि एक एक्ट्रेस है जो कपिल शर्मा शो में आई थी और उन्होंने बोला था कि ये इसमें चाय, उन्होंने चाय मंगवाई तो चाय, वो कहती चाय में चीनी है, उनकी चाय में किसी ने चीनी डाल दी और वो गुस्सा हो गई, और वो उस टाइम पे वहाँ पे कहती कि चीनी अच्छी नहीं है, और जिस ब्रांड की वो टीवी पे बार बार प्रमोशन करती रहती है उस ड्रिंक की, तो उस ड्रिंक में तो बार बार की चीनी डाली थी भाई। मतलब एडवर्टाइजिंग इतना गंदा रोल प्ले करती है। बच्चे जो हैं वो तो एक्ट्रेस को देख के पियेंगे ना भाई वो चीज़, ये इसलिए मुझे एक तरह से पसंद नहीं है, एक तरह से पसंद नहीं है ना। इसीलिए बस यही कारण है जो मुझे मजबूर करता है कि, समझ रहे हो ना भाई उनकी बहनों, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एड्स टू ट्रेड, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि अगर मुझे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली, ठीक है, कि अगर मैंने अपना बिजनेस खड़ा करना है तो मेरे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, कि मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना है, बेसिकली किन चीज़ों पे ध्यान देना, और ये आपके इमर सर के अलावा कोई नहीं बता सकता। चलो आ जाओ, ठीक है, बनाना हो तो बता सकता है। चलो आओ, ये होते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो लेट्स स्टडी। पहला हमारे पास होता है, क्या होता है बच्चों, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपको अपनी एक मार्केट में पोजीशन बनानी पड़ती है, कि मार्केट में आपकी एक पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। एक बिजनेस एंटरप्राइज जो होता है ना बेसिकली, उसकी एक स्ट्रॉन्गर एक जज्बा, एक वो कदम होना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। उसका मतलब एक वो होना चाहिए कि उसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होना चाहिए पूरे मार्केट में, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। कॉम्पिटिटिव का मतलब समझ रहे हो कि उसके बाकी सारे कंपटीशन जो हैं उनके बराबर कोई बढ़िया प्रोडक्ट्स हों उनके। मार्केट स्टैंडिंग, आपको मार्केट में खड़ा रहना ही बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में आप खड़े रह रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, ये मेन स्टेप होता है एक मार्केट, ठीक है। दूसरा इनोवेशन। इनोवेशन एक्चुअली बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसे ना करने की वजह से ही एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी डूब चुकी है।
बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी जिसका नाम है नोकिया। नोकिया ने टाइम के साथ साथ इनोवेशन पहले नहीं किया था, जिसकी वजह से वो डूब गई थी। अब वो कम बैक करने की कोशिश करती जा रही, अच्छा कर रही है फिलहाल भी, पर अगर वो उस टाइम पे इनोवेशन कर ली तो आज आई थिंक वो किंग हो सकती थी। ठीक है, इनोवेशन आपको अपने प्रोडक्ट्स में बदलते ज़माने के साथ इनोवेशन करना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा होता है प्रोडक्टिविटी। तीसरा क्या होता है बच्चों? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का यहाँ पर मतलब भी होता है बेसिकली कि आपका जो आउटपुट है, आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो मेहनत है, उसको आपके वैल्यू होता है इनपुट के साथ कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों आपके सबने एम्प्लॉयज़ ने जितनी मेहनत की और जितना आपका आउटपुट आया, जितना आपका रिजल्ट आया, उससे कंपेयर करना है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो मेन बताती है कि असल में कितनी मेहनत हो रही है ना। देखिए जैसे हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि पूछते हैं तो अच्छा पढ़ रहा है तो आजकल, मैंने कहा हाँ भाई पढ़ रहा हूँ, तो वो कहते हैं मार्क्स ही बताएंगे तेरा, तो बस वो हमारे रिजल्ट से हमें कंपेयर करते हैं, वो और किसी चीज़ से हमें कंपेयर करते ही नहीं है ना, उनके लिए मार्क्स ही मेन है भाई साहब। चौथा आओ, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेसिकली। ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेसिकली होता क्या है कि आपको करना क्या होता है, फिजिकल एंड आपके पास जो फाइनेंशियल पैसे के रिसोर्स वो होना चाहिए भाई, फंड्स चाहिए होते हैं बिजनेस के लिए, वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। ठीक है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, पैसे नहीं है तो भाई बिजनेस खड़ा कैसे होगा। ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मेन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं पर ये मेन है जो। ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये बहुत ज़रूरी होते हैं। पैसा नहीं है तो भाई बिजनेस खड़ा ही कैसे करोगे, रॉ मटेरियल कैसे खरीदोगे, ये कैसे खरीदोगे, वो कैसे खरीदोगे, बेचोगे क्या भाई। ठीक है भाई, हो गया। अब पांचवा, प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो भाई धंधा बंद कर दो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर एक बिजनेस के पास बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है तो फिर भाई वो मुश्किल हो जाता है कि इंसान के लिए मार्केट में टिकना भी, और धंधा बंद करना आसान हो जाता है। बस भाई प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आपके पास रिटर्न्स नहीं आ रहे आपकी, तो फिर इनकम क्या करोगे भाई, आगे बिजनेस ग्रोथ कैसे होएगी। तो प्रॉफिट है ना, चाहिए होता है भाई प्रॉफिट। ठीक है भाई, छठा, आइए पढ़ते हैं। छठा क्या होता है? मैनेजर परफॉर्मेंस। आपने जो मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं उनकी परफॉर्मेंस। अब इनकी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? पहला कि आप मैनेजर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाइए, उनको मोटिवेट करिए, उनको मैनेजर्स को छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट करिए। ठीक है, प्रोग्राम्स करवाइए और सारे मैनेजर्स से बुलाइए, फिर उनको मोटिवेट कीजिए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है मैनेजर परफॉर्मेंस और उनकी डेवलपमेंट के लिए, कि वो अपने आपके बिजनेस में एक्टिवली पार्ट लें और उनको वो आपके बिजनेस को खुद का ही समझें और अच्छे से काम करें उसमें। सातवां क्या होगा बच्चों? वर्कर्स परफॉर्मेंस। वर्कर्स परफॉर्मेंस, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे कैसे काम कर रहे हैं। वर्कर्स परफॉर्मेंस बेसिकली डिसाइड करता है आपके बिजनेस की ग्रोथ को, आपके बिजनेस की पॉसिबिलिटीज को, कि वो आगे जाके कैसा करेगा, क्योंकि वर्कर्स ही हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, आठवां, जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि आपने बिजनेस खड़ा कर लिया, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कि कैसे एक बिजनेस जो है वो एक मतलब
सोसाइटी के लिए कैसे अप्रोच करता है, सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करता है, सोसाइटी के लिए क्या क्या अच्छे काम करता है, ये वो बताता है। ठीक है, कैसे कैसे वो सोशल प्रॉब्लम्स को बियर करता है, सोशल प्रॉब्लम्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ये वो बताता है बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आराम से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।